नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ सियासतनामा के अभी तक के 2 अंकों में आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद राजनीति किस कदर करवट ले रही थी। शिशु छत्तीसगढ़ किशोर होते हुए जवानी की ओर आगे बढ़ रहा था। पहला चुनाव 2003 में हुआ और 5 साल डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते क्या कुछ नए परिवर्तन हुए, क्या क्या नवाचार हुए। और इस दौरान सलवा जुडुम जैसी एक बड़ी घटना जिसकी चर्चा न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसी तमाम बातें हैं जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। पर्दे के पीछे आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल क्या रहा था, इस बारे में चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 2008 से पहले छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीति हो रही थी और एक चौर वाली बाबा की इमेज जो डॉक्टर रमन सिंह की बनी, उससे पहले सलवा जुडुम जैसी एक प्रमुख घटना के बारे में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर हम वहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर राजनीति किस कदर करवट ले रही थी उस दौरान। रमन सरकार के पहले कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो बस्तर में सलवा जुडुम आंदोलन। यह आंदोलन स्वफूर्त आंदोलन था। बस्तर के आदिवासी खुद होकर नक्सलियों के खिलाफ एकजुट होने लगे थे और यह आंदोलन बस्तर के अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैलने लगा। नक्सलियों को कहीं न कहीं इस आंदोलन से जब दिक्कत होने लगी तो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके वकालत करने वाले वामपंथी विचारक थे, उन्होंने इस आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन पर एक तरह से बैन लगाया था। यह समझने वाली बात यह है कि जो काम कई बार जुडिशरी का नहीं होता है, वह कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम का टकराव भी देखने को मिल रहा है। एक आंदोलन जिसे जनता चला रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। यह आंदोलन अपने आप में बेहद अनूठा था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस आंदोलन में उस समय के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पीछे से इस आंदोलन को सहयोग दे रही थी उसके साथ कदम ताल कर रहे थे। एक तरह से नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार एक साथ काम कर रहे थे। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पवन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सलवा जुडुम आंदोलन को उस समय के रमन सरकार के साथ साथ विपक्षी दल जो कांग्रेस थी, दोनों का उसको समर्थन था। रमन सरकार तो हर तरह से सलवा जुडुम आंदोलन को पर्दे के पीछे रहकर सहयोग तो कर ही रही थी। बस्तर के जो बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर थे महेंद्र कर्मा, जो उस समय नेता प्रतिपक्ष होते थे, वो भी खुलकर उस आंदोलन के पक्ष में सामने आए थे, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर। हाँ बिल्कुल, अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर वो उस आंदोलन के पक्ष में खुलकर सामने आए थे। सलवा जुडुम आंदोलन में महेंद्र कर्मा की भूमिका के चलते, जो उनकी आक्रामक की भूमिका थी, उसके चलते बस्तर के आदिवासी तेजी से उस आंदोलन में एकजुट हो रहे थे, जिससे नक्सली बुरी तरह दबाव में आ गए थे और एक तरह से वो महेंद्र कर्मा के खून के प्यासे हो गए थे, जिसका दुष्परिणाम आगे चलकर महेंद्र कर्मा को किस तरह भोगना पड़ा, ये बात की घटना है। किसी तरह सलवा जुडुम पर ब्रेक लगा और चुनाव हुए और चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकीर्ण जीत के रूप में सामने आया, जहां 1.5% से भी कम के अंतर पर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तमाम जातिगत समीकरण को किनारे रखते हुए डॉक्टर रमन सिंह की एक छवि उभर कर सामने आती है। डॉक्टर रमन सिंह पहले कार्यकाल में संगठन के साथ बेहतर तालमेल करते नजर आए थे। अब डॉक्टर रमन सिंह 2008 में जब चुनाव जीत गए तब स्थिति कैसे थी, इस बारे में कुछ बताएंगे। रमन सिंह पहले कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए थे, जिसके चलते उसके नेतृत्व में 2008 के विधानसभा चुनाव को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी भी बहुत आश्वस्त नहीं थी कि उसकी वापसी हो पाएगी। परंतु डॉक्टर रमन सिंह ने 2008 में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले 2 रुपये किलो वाली चावल योजना लागू की थी, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसके बाद रमन सिंह की छवि चाउर वाले बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई थी और इसका व्यापक लाभ चुनाव में बीजेपी को मिला था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, चावल की बेहतर उत्पाद होती है। 2 रुपये किलो चावल देने का स्पष्ट मतलब था कि छत्तीसगढ़ में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और यहाँ बहुसंख्यक आबादी जो गरीबी रेखा के आसपास थी,
ऐसी स्थिति में राजनीतिक माहौल और जिस तरह की पिच तैयार हुई, वहां बैटिंग करते हुए डॉक्टर रमन सिंह लगातार आगे लोकप्रिय होने की दिशा में बढ़ रहे थे। रविंद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष 2008 के चुनाव के बाद बनाए गए और ऐसे माहौल में अजीत जोगी की भूमिका एक बार फिर संदिग्ध हो गई थी। इस बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत जोगी, कैसी भूमिका थी उनकी उस वक्त? 2008 के चुनाव में रमन सरकार की वापसी जरूर हुई, परंतु भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के भीतर व्यापक झगड़े पैदा हुए थे। भाजपा में जहां उस समय के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव हारे थे, वहीं कांग्रेस में तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे महेंद्र कर्मा और उस समय के उप नेता प्रतिपक्ष थे भूपेश बघेल, दोनों को पराजय का सामना करना पड़ा था। कहीं न कहीं दोनों के पराजय में और भी कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पराजित हुए थे, जिसमें अजीत जोगी की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठे थे और यहीं से अजीत जोगी और कांग्रेस के बाकी और नेताओं के बीच में जो मतभेद और झगड़े पैदा हुए, जिसका आगे चलकर कांग्रेस को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा था। आप जिस भीतरघात की बात कर रहे हैं, दरअसल यही भीतरघात कहीं ना कहीं आम लोगों को राजनीति से दूर ले जाता है, क्योंकि जिस तरह की सूचिता नहीं रहती, यानी जिस डाल में बैठते उसी डाल को काटते हैं। ये षड्यंत्र आपने अक्सर फिल्मी कहानियों में देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसको बहुत करीब से महसूस किया। दरअसल जैसे जैसे अपने किशोरावस्था की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा था, वहाँ राजनीति में कहीं ना कहीं जातिगत भावनाएं हावी हो रही थी। ऐसे हालात दुर्ग में बहुत करीब से महसूस किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी से लगातार सांसद चुन के आ रहे ताराचंद साहू नाराज बताए जा रहे थे। 2008 में प्रेम प्रकाश पांडेय विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए वहां एक मुस्लिम प्रत्याशी से हार गए। तब दावा किया गया था कि वहां मुस्लिम आबादी महज 1.5% है, लेकिन इस हार के पीछे कहीं ना कहीं ताराचंद साहू की भूमिका को स्वीकार किया गया, जहां कहीं ना कहीं ताराचंद साहू और शिव प्रताप सिंह जो पुराने अध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ के, इन दोनों ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला और उसके बाद दावा किया गया कि डॉक्टर रमन सिंह की नजदीकियां अजीत जोगी से बढ़ती जा रही है 2008 के चुनाव के बाद। इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, वो घटना क्या थी, कैसे क्या कुछ हुआ था? 2008 के चुनाव में प्रेम प्रकाश पांडेय भिलाई में पानी वाले बाबा के रूप में चर्चित हुए थे। इसके बावजूद वो चुनाव में पराजित हो गए थे। उक्त चुनाव में ताराचंद साहू ने भीतरघात नहीं बल्कि खुला घात किया था। तब उन्होंने सिविक सेंटर में एक सभा की थी, जिसमें खुलकर उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने सांसद पद को खुट्टी में टांग कर आया हूँ, और इस तरह से उन्होंने सीधा सीधा बगावती तेवर में राज्य के नेतृत्व को चुनौती दी थी। और उसके बाद ताराचंद साहू की प्रदेश नेतृत्व से दूरियां बढ़ती गई थी। उस विधानसभा चुनाव के बाद ताराचंद साहू और शिव प्रताप सिंह जो सूरजपुर इलाके से आते थे, उन्हें भी निकाल दिया गया। 3 बार के वो भी विधायक थे। ये दोनों वरिष्ठ नेता उस वक्त सांसद थे, एक लोकसभा से और एक राज्यसभा से। एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई थी। इसके बाद जो 2009 में जो चुनाव हुए, उसमें ताराचंद साहू को शायद टिकट नहीं दी गई, सरोज पांडे प्रत्याशी बनाई गई थी। वो मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी थी छत्तीसगढ़ की, विपक्ष में होने के बावजूद कहीं ना कहीं अजीत जोगी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ अजीत जोगी की भूमिका भी बेहद संदिग्ध हो गई थी। 2009 के उस लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे कि किन हालातों में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और ताराचंद साहू हारे थे। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना फर्क पड़ा। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का भी उदय हुआ था उस वक्त। पवन जी, आपको याद होगा कि प्रदेश नेतृत्व ने तब ताराचंद साहू और जो अन्य नेताओं के बीच में जो विवाद था उसको सुलझाने की कोशिश की थी, किंतु ताराचंद साहू के आक्रामक तेवर के चलते तब शायद समझौता नहीं हो पाया था और पार्टी को ताराचंद साहू को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। इसके बाद ताराचंद साहू ने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया और 2009 के चुनाव में उन्होंने दुर्ग लोकसभा सीट से उक्त मंच के बैनर तले चुनाव में उतरे थे। उक्त चुनाव बड़ा ही संघर्षशील हुआ था। सरोज पांडे भाजपा की प्रत्याशी थी, प्रदीप चौबे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इन दोनों को ताराचंद साहू ने कड़ी टक्कर दी थी। ताराचंद साहू तब लगभग 2.5 लाख वोट पाकर तीसरे नंबर पर जरूर थे, परंतु एक तरह से उन्होंने चुनाव को बहुत ही कड़ा बना दिया था। त्रिकोणीय मुकाबला था। यहाँ समझने की बात है कि 20,000 के अंतर में तीनों प्रत्याशियों के वोट आसपास थे और ये मुकाबला बहुत ज़्यादा रोचक हो गया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। उक्त चुनाव में प्रदीप चौबे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अजीत जोगी
के साथ चौबे परिवार की तब तक काफ़ी मतभेद हो गए थे और ये भी चर्चा थी कि उक्त चुनाव में अजीत जोगी ने कहीं न कहीं ताराचंद साहू की मदद की थी। इसके चलते भी कांग्रेस के भीतर व्यापक असंतोष उभरा था। जहाँ तक अजीत जोगी के को लेकर आपने जो सवाल खड़े किए, अजीत जोगी और चौबे परिवार तथा कांग्रेस नेताओं के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी उसके पीछे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव एक प्रमुख कारण था। 2008 में अजीत जोगी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, परंतु तत्कालीन जो कांग्रेस के केंद्रीय नेता थे उन्होंने हस्तक्षेप किया था, अजीत जोगी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया था। उनकी जगह पर रविंद्र चौबे जो कि 6वीं बार जीत के आए थे उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इसके बाद रविंद्र चौबे और अजीत जोगी के बीच किस तरह से दूरियां बढ़ती गईं। लेकिन यहाँ राजनीति तब और ज्यादा रोचक हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने रविंद्र चौबे को भी पटा लिया। विधानसभा में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के आक्रामक तेवर होने चाहिए वो तेवर कभी कभी तो दिखते थे, लेकिन एक आध बार किसी बड़े विषय को बोलने के बाद रविंद्र चौबे रहस्यमय कारणों से चुप हो जाते थे। एक उदाहरण मुझे याद आता है कि रायपुर जिले के औद्योगिक इलाके में जहां भारी औद्योगिक प्रदूषण फैल रहा है, इस विषय को खासकर स्पंज आयरन की जो कंपनियां थी जो नई नई वहां फैल रही थी, जिस तरह से वहां प्रदूषण फैल रहा था, इस मुद्दे को रविंद्र चौबे ने विधानसभा के पटल में उठाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह की लंबी चुप्पी साध ली, उसके बाद पड़ताल हुई, जो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी खूब हुई कि किस तरह से महेंद्र कर्मा के बाद उस समय की रमन सिंह सरकार ने नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे को भी अपने साथ मिला लिया है और दूसरी तरफ अजीत जोगी के भी डॉक्टर रमन सिंह से मजबूत संबंध होते जा रहे थे। इस बारे में क्या कहना है आपका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रविंद्र चौबे की भी उस समय गिनती रमन सरकार के 14वें मंत्री के रूप में होने लगी थी। रविंद्र चौबे संसदीय मामलों के काफ़ी जानकार नेता में से रहे हैं। इसके बावजूद भी रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस की भूमिका पर कई तरह तरह के सवाल उठने लगे थे। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह कांग्रेस के धार भोथरे हो गए थे और एक ओर जहां रविंद्र चौबे सदन के अंदर मदद कर रहे थे और सदन के बाहर अजीत जोगी कहीं न कहीं रमन सरकार के लिए खेवनहार बनते जा रहे थे, जिसके चलते आगे के चुनाव में भी कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा था। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के दो प्रमुख नेता भूपेश बघेल और महेंद्र कर्मा चुनाव हार गए थे या उन्हें हरवाया गया था। ऐसे में इनकी भूमिका उस वक्त कैसे थी? 2008 में चुनाव हारने के बाद महेंद्र कर्मा और भूपेश बघेल दिल्ली में अजीत जोगी के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे थे, जिसके चलते हाईकमान भी अजीत जोगी के खिलाफ कहीं न कहीं नज़र आने लगे थे और अजीत जोगी पार्टी के भीतर तेजी से अलग थलग पड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ विद्याचरण शुक्ल ने 2008 के चुनाव में पार्टी के पराजय के बाद एनसीपी छोड़ दी थी तथा वो भाजपा प्रवेश कर गए थे और भाजपा ने उन्हें 2009 के चुनाव में महासमुंद लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था, जहां उनका मुकाबला तत्कालीन कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से हुआ था। अजीत जोगी चुनाव के दौरान गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और आपको पता है कि उस चुनाव में अजीत जोगी विजयी हुए थे। विद्याचरण शुक्ला की उस पराजय से याद आया, उसके बाद वो ज़्यादा समय तक भाजपा में नहीं रहे और एक बार फिर कांग्रेस में आ गए और जिस तरह से उनकी स्थिति कहीं पहले जैसी नहीं रही थी। जो सम्मान उन्हें मिला करता था एक वरिष्ठ नेता के रूप में, उनके परिवार से पहले ही दो मुख्यमंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके थे। विद्याचरण शुक्ला जो कभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति के पराये माने जाते थे, यहाँ दो धुरियां बन गई थी। एक तरफ विद्याचरण शुक्ला के साथ समर्थक थे उनके और दूसरी तरफ अजीत जोगी। इसे आप कैसे देखते हैं? और राजनीति आगे जब बढ़ती है फिर एक झीरम कांड भी होता है, उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा बताएंगे कि किस तरह की राजनीति उस वक्त हो रही थी? पवन जी, विद्याचरण शुक्ल बड़े ही महत्वाकांक्षी नेता थे। केंद्र में लगातार मंत्री रहने के बाद उनकी एक इच्छा थी कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, परंतु राजनीतिक हालात ऐसे बनते गए कि विद्याचरण की वो महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एनसीपी बनाई। एनसीपी छोड़कर वो भाजपा में आए, परंतु भाजपा में भी
उनकी लंबे समय तक नहीं निभी और फिर भाजपा छोड़कर वो फिर कांग्रेस में वापस आ गए थे, परंतु कांग्रेस में एक तरह से वो उपेक्षित रहे। झीरम कांड के दौरान 2013 के चुनाव के दौरान वो जरूर सक्रिय थे, परंतु पार्टी में कहीं न कहीं उनकी उपेक्षा बढ़ती गई थी और विद्याचरण एक तरह से लगभग साइड कर दिए गए थे। उस दौरान जहां एक तरफ ताराचंद साहू छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के माध्यम से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में लगे हुए थे, वहीं अजीत जोगी भी अपनी ही पार्टी के भीतर रहकर अपने वजूद को इस कदर मजबूत करना चाहते थे कि 2013 में कांग्रेस के सामने कोई विकल्प ही न रहे। पार्टी आलाकमान भी काफी गहराई से सारी बातों को समझ रहा था। तब इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं भीतर घात की सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी। कुछ लोग ताराचंद साहू से बंद कमरे में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ताराचंद साहू की तबीयत खराब होती गई और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक स्वाभिमान मंच काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। 2013 में विधानसभा के चुनाव थे। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि तीसरी पारी में भी खुद को कैसे साबित करे, कैसे मजबूत करे। उस दौरान रमन सिंह सरकार पार्ट 2 को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि पहले चौन वाले बाबा की इमेज के कारण पार्टी को विजय मिली थी, लेकिन दूसरी बार 1.5% से भी कम के अंतर पर किसी तरह सरकार तो बनी थी, लेकिन अब आवश्यकता थी एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बोनस योजना सबसे पहले चालू की गई, जो आज तक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये बोनस और धान की कीमत आज भी हावी है। डॉक्टर रमन सिंह की उस बोनस वाली योजना के बारे में बताएंगे कि उस पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना बड़ा फर्क पड़ा उससे। पवन जी, 2008 के चुनाव के बाद रमन सिंह लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे थे, बल्कि भाजपा की वोट बैंक को भी मजबूत करने में वो लगातार जुटे हुए थे। रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख योजना थी धान का बोनस। पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत के जितने स्टेट थे उसमें संभवतः ये पहली बार नई योजना रमन सरकार ने लागू की थी, जिसका व्यापक लाभ तब भाजपा को हुआ था। रमन सरकार ने प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की थी, जिसमें प्रति क्विंटल 300 रुपये बोनस किसानों को दिया गया था। तो ये पूरी कवायद हो रही थी 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन कोई था जो नक्सलियों से पिछले दरवाजे शेकएंड कर रहा था। चर्चा तो उस समय धीरे धीरे हो रही थी। जन सुरक्षा कानून भी बनाए गए थे। सुदूर अंचलों में बीहड़ों में जाकर कुछ पत्रकार नक्सलियों से चुपचाप बात कर आते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे। इस पर ब्रेक लगाई गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2003 से प्रभावी होते जा रहे अमित जोगी की भूमिका यहाँ रेखांकित करनी होगी। वो लगातार नक्सली इलाकों में जा रहे थे। हर चुनाव के पहले उनका इस तरह से नक्सली एरिया में जाना और चुपचाप आ जाना, किसी को वहाँ खरोच भी ना लगना, यह चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तब सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं नेताओं के संबंध नक्सलियों से है। किनके हैं? क्योंकि अजीत जोगी लगातार भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार के साथ कहीं ना कहीं कदम ताल करते नजर आ रहे थे। राजनीति कुछ अलग ही करवट ले रही थी। इस बीच झीरम कांड होता है 25 मई 2013 को, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। वहां अजीत जोगी की भूमिका बेहद संदिग्ध हो जाती है। वहां गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे भी उस यात्रा में शामिल नहीं थे। कवासी लखमा ने रूट चेंज करवाया था। ऐसे ढेर सारे रहस्य हैं जिन्हें जानना समझना आपको जरूरी है। छत्तीसगढ़ सियासतनामा की अगली कड़ी में हम झीरम कांड और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे अनछुए पहलुओं को बताने की कोशिश करेंगे जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। अनिल जी, आप स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।